Hello class, good morning. So today we'll see some good examples on gravitational potential energy and escape velocity. दोनों के ऊपर अपन कुछ अच्छे एग्जाम्पल ले लेंगे. एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आई थिंक हमें अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है तो हमें वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए. तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? फोर्स पर यूनिट मास, है ना. तो ये हमने कितना कैलकुलेट किया था, एंड ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन शोज दैट द इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मास. ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, है ना. तो माइनस जी m1 m2 अपॉन m, मतलब ये ठीक है, अपन ऐसे ले लेते हैं. ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दी स्मॉल m. ठीक है, तो और क्या आर स्क्वायर. तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमको कितना मिला? माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द इंटेंसिटी विच वी हैव कैलकुलेटेड, है ना. देन आफ्टर द इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना सीखा. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट मास. और कहां से कहां तक इसका इंटीग्रेशन था? नेगेटिव में इन्फिनिटी से आर. ठीक है, तो हमने जब इसे कैलकुलेट किया था तो क्या आया था? इंटीग्रेशन नेगेटिव एफ अपॉन एम नॉट इंटू डी आर वैक्टर, लेट से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज योर वर्क डन, दिस इज द एम नॉट मास विच इज ओवर हेयर. तो हमने इसे कैसे लिखा था? आई डॉट डी आर, हाँ या ना. दिस इज योर पोटेंशियल. और जब आप यहाँ पे आई की वैल्यू डालोगे, वो कितनी डालोगे? जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और डी आर, और ऐसा इंटीग्रेशन था. फिर जी एम कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर ले लिया था 1 अपॉन आर स्क्वायर. डी आर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन आर. सो द पोटेंशियल विच वी गॉट हियर इज माइनस जी एम अपॉन आर, हाँ या ना. ठीक है, तो इस तरह से हमने पोटेंशियल निकाला था. देन पोटेंशियल एनर्जी की भी हमने बात करी थी, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने बताई थी, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, तो ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर वेक्टर. हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर. अब ये जी m1 m2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. फिर से 1 अपॉन आर स्क्वायर. डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का 1 अपॉन आर, और एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस इसका होगा अट्रैक्टिव फोर्स का, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे. लेकिन 1 अपॉन आर स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन आर. तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर. क्या ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी. अच्छा, इसी के अलावा हमने एस्केप वेलोसिटी की बात करी थी, और एस्केप वेलोसिटी हमने कितनी कैलकुलेट करी थी? क्या हम दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने क्या लगाया था? एनर्जी कंजर्वेशन. सो दिस प्लस द पोटेंशियल एनर्जी विच इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दिस इज स्मॉल एम अपॉन आर, है ना. और हमने 0 प्लस 0 के बराबर किया था इसे. सो वी ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जी कैपिटल एम अपॉन आर, और ये 2. क्या ये हमने कैलकुलेट किया था? अगर मैं इसमें यहां पे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो gm अपॉन आर स्क्वायर इज द स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2gr. क्या ये हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी? केवल आपको रिकॉल कराना हूं मैं, ताकि अपन आगे जो अपन एग्जांपल अभी करने वाले उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. और हमने क्या बोला था कि अगर हम इसको, बहुत सारे हमने इसमें बातें करी थी, है ना. इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करती है ये, और मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, हाँ या ना. और अदर प्लैनेट की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करती है, तो चेंज हो जाती है. तो हमने इसे जब प्रोजेक्ट किया था वो कहां से? अर्थ के सरफेस से. ठीक है, तो वहां पे कितनी थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट. क्या इतनी बात समझ में आई थी? ये अपन ने अभी तक के लेक्चर में जो भी तैयारी करी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. ठीक है, डिफरेंट बॉडीज को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूं, जैसे हमने हॉलो स्फीयर और लिए थे, सब नॉर्मल सी बातें. आई थिंक दिस इज टोटली अंडरस्टूड नाउ. तो हम अब बहुत अच्छे से अवेयर हो चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है. क्या हम अब हर बात से बिल्कुल अवेयर हैं? ओके, तो अब अपन देखते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स. तो राइट डाउन द हेडिंग examples
बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, आज हम इसके ऊपर कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का सेटअप है, यहां पे एक मास है m, यहां पे एक मास है m और यहां पे एक मास है m। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और जो इनके बीच का सेपरेशन है, सपोज ये है x, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? क्या हमें पता है कि हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी है 2 मास सिस्टम के लिए देखी है, तो यहां पे 2 मास हमें दिख रहे हैं, 2m, यहां पे भी 2m है, यहां पे भी 2m है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए कपल्स कैसे बनाएंगे। यहां पे सबसे पहले हम इन दोनों के अंदर लगाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इससे कुछ आंसर आएगा। फिर इन दोनों पे लगाएंगे, इससे कुछ आंसर आएगा। और फिर इन दोनों पे लगाएंगे, इससे कुछ आंसर आएगा और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करेंगे। U इज इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r, एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन 2 मासेस। ठीक है ना, तो यहां पे अब क्या होगा, देखो 2 मासेस, इसको और इसको ले, नीचे वाले 2m को ले, तो देखो क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, इन दोनों को ले तो कितना होगा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एक्स। फिर इन दोनों को अगर मैं ले तो कितना होगा, माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन एक्स। यानी कि टोटल कितना हो गया, माइनस का 3 जी एम स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस m इज स्मॉल m, स्मॉल m। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसी तरह से अपन एक और एग्जांपल देख सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल वेरी सिमिलर टू दिस ओनली। m मास, यहां पे भी m मास और यहां पे भी m मास। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, एंड स्क्वायर ऑफ साइड लेट से a। ठीक है, तो अगर एक साइड है तो ये भी a, ये भी a और ये भी a। ठीक है, अब यहां पे आपको इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दिस इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, वहां पे भी इसी तरह के एग्जांपल अपन ने लिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के, है ना, बस वहां पे मास की जगह चार्जेस थे। अब देखो यहां पे पेयर बनेंगे, और देखो पेयर कैसे बनेंगे। सबसे पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये और चौथा पेयर ये। क्या इसके अलावा कोई और पेयर बन रहे हैं क्या यहां पे? ध्यान से देखो, क्या इसके अलावा कोई और पेयर बन रहे हैं यहां पे? देखो डायगनली इसमें पेयर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? डायगनली। ये एक पेयर है और ये एक पेयर है 2 मास का। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे अपन इसको प्रोसीड करेंगे। हमें तो टोटल एनर्जी पता करनी है ना, तो पहले इन 2 मासेस के जब a डिस्टेंस है तो हम देखते हैं, तो कितना होगा, माइनस जी एम स्क्वायर, यानी कि जी एम अपॉन a। ठीक है, ऐसा मैं कितनी बार करूंगा, यहां के लिए भी, यहां के लिए भी, यहां के लिए भी, तो डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 4 जी एम स्क्वायर अपॉन a। क्या ये सही आंसर है? अभी ये पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने इन दोनों मासेस को डायगनली चेक नहीं किया है। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे, अगर ये एक स्क्वायर है ए साइड का, तो इसकी डायगोनल कितनी होगी, डायगोनल की लेंथ क्या होगी भाई? ये भी ए होगा और ये 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस व्हाट यू विल से, दिस इज √2 है। अगर ये √2 है तो मैं इधर की डायगोनल भी डालूं तो ये भी कितनी आएगी, ये भी √2 आएगी। ठीक है ना, तो यानी कि ये जो लेंथ है ये और ये जो लेंथ है, ये दोनों ही लेंथ कितनी है, √2 है
है ना, यानी कि इन दो मासेस के बीच की दूरी कितनी हो गई, √2 है। और ऐसे कितने पेयर हैं, दो पेयर हैं, यानी कि -2 gm² अपॉन √2 × a। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और आप यहां पे चाहो तो √2 को एक बार √2 से काट सकते हो, तो यहां पे कितना बचेगा फिर, 4gm² अपॉन a माइनस √2gm² अपॉन a, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। कुछ इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके अंदर अपन सेंटर पे भी कुछ मास रख सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी मच सिमिलर टू दिस ओनली। यहां पे भी m मास, यहां पे भी m मास, यहां पे भी m मास और यहां पे भी m मास, इस तरह से मान लीजिए 4 मासेस रखे हैं, ठीक है। और अपन ने क्या किया, सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर पे भी अपन ने एक m मास रख दिया, यानी कि जितने मैग्नीट्यूड का मासेस कॉर्नर्स पे है उतना ही मैग्नीट्यूड का मास कहां पे है, सेंटर पे भी है। तो अगेन यहां पे पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 और 5, जिसमें केवल ये वाले दोनों कंसीडर होंगे, और ये छठा पेयर जिसमें केवल ये वाले दोनों कंसीडर होंगे। क्या अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसी भी तो पेयरिंग कर सकते हैं, यहां से लेकर के, देखना ध्यान से, क्या हम इन दोनों मास को लेकर के एक पेयर बना सकते हैं, क्या हम इन दोनों मास को भी लेकर के एक पेयर बना सकते हैं, क्या हम इन दोनों मास को भी लेकर एक पेयर बना सकते हैं, और हां बिल्कुल हम इन दोनों मास को लेकर के भी एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेड वाली लाइंस को कवर करते हैं, जो कि पहले जितना आंसर ही होगा, u बराबर, देखो इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से और इन दोनों की वजह से, यानी कि -4 टाइम gm², और इनकी साइड ले लेते हैं लेट से a, सो gm² अपॉन a, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड a, ठीक है। देन डायगनली अगर अपन देखें तो कितना आएगा, √2 आएगा, अभी अभी अपन ने देखा था, यानी कि ऐसे दो पेयर होंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, -2 gm² अपॉन √2a। क्या ये आंसर पूरा हो चुका है, नहीं, अभी भी ये वाले जो पेयर हैं ये बच रहे हैं। देखो दोबारा से देखो इस डायग्राम की तरफ, मैंने क्या किया, ये m मास, ये m मास, ये m मास और ये m और ये m, ठीक है। अब देखो मैंने क्या पेयर बनाया है, सेंटर से कॉर्नर, सेंटर से कॉर्नर, ये वाला भी सेंटर से कॉर्नर और ये वाला भी सेंटर से कॉर्नर, ठीक है। तो कितने पेयर हैं टोटल, 4 पेयर हैं, तो इसके लिए क्या लिखोगे, -4 gm² अपॉन, अब देखो केवल इतनी डिस्टेंस चाहिए, समझ में आ रही मेरी बात, केवल हमें तो इतनी सी डिस्टेंस चाहिए, इतनी डिस्टेंस। तो अब सोचो अगर हम जिस स्क्वायर में बात कर रहे हैं, है ना, तो ये अगर टोटल लेंथ √2a है, तो सेंटर पे कितनी हो जाएगी ये, क्या √2a/2, यानी कि a/√2, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, फिर नीचे हम यहां पे लिख सकते हैं √2a/2, है ना, सो √2a/2 यानी कि a/√2, तो √2 ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। अब यही वाली क्वांटिटी हमें यहां पे लिखनी है, सो -4 gm² अपॉन, मतलब यहां पे √2 भी आएगा और अपॉन है, ठीक है। इस आंसर को दोबारा लिख लेते हैं, देखो यहां पे -4 gm² अपॉन a -2 gm² अपॉन √2a -4 √2 gm² अपॉन a, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। समझ में आई अपने को, बहुत ही बेसिक एग्जांपल ली अपन ने इसके ऊपर, ठीक है, नोट करो इसे, ओके, समझ में आया इतना। अब देखो अगर मैं इसी में बहुत नॉर्मल बातें आपसे करूं, जैसे कि ये आपका अर्थ है ना, ये अर्थ का सेंटर है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज लेट्स से r एंड द मास ऑफ द अर्थ इज लेट्स से m। अब हमने क्या किया, हमने अर्थ से ऊपर कुछ एक सपोज ये जो हाइट है दिस इज h हाइट, ठीक है ना, दिस इज r, यहां से लेके यहां तक रेडियस। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पे कुछ m0 मास है एंड द मास ऑफ अर्थ इज m,
तो आप इस H पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, माइनस जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी या पॉइंट में जो भी है वो, डिवाइडेड बाय दिस मच लेंथ, है ना, तो कितना हो जाएगा R प्लस एच। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल, अब यहां पे देखो, अगर कोई बोले कि ये हाइट, ये तो हमने किसी सर्टेन हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। अगर कोई आपसे बोले कि सर आप तो ना अर्थ के बिल्कुल करीब में कहीं पे ला करके कोई एक पार्टिकल रखो और वहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो क्या देखो, अब यहां पे हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, यानी कि यहां पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो हाइट मैंने घटा के इसको बिल्कुल यहां ला करके रख दिया, यानी कि क्या जीरो हो गया, यहां पे h जीरो हो गया। अगर h इज जीरो तो आंसर क्या आएगा, माइनस का जी एम एम अपॉन आर, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब देखो इस फॉर्मूले के साथ अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ देखो, यहां पे लिखता हूं मैं, चलो इधर देखो, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब यहां पे अगर मैं r से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इनिशियल ये क्या हो गया, मतलब u इज इक्वल टू माइनस जी एम और r, ये क्या हो गई इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और देखो आपने पोटेंशियल एनर्जी का जब भी फॉर्मूला पढ़ा है तो आपने क्या देखा, mgh, तो देखो m g एंड रेडियस, व्हाट, हाउ रेडियस इज एक्टिंग ओवर हियर, एज अ हाइट या एज अ डिस्टेंस, है ना, तो ये वही चीज हो गई यहां पे। तो मेरे ख्याल से दिस मच इज सफिशिएंट अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एस्केप वेलोसिटी के ऊपर अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालें, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी हमने क्या कैलकुलेट करी थी, VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट GM अपॉन, एक मिनट, क्या कैलकुलेट करी थी अपन, दोबारा से इसको देखते हैं यार, आई थिंक √2 mgr, है ना, देखते हैं, चलो दोबारा, कोई बात नहीं, हाफ m VE स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन योर रेडियस, है ना, तो रेडियस अपन कितना माने, चलो r मान के 0 + 0, ठीक है, क्योंकि अपन ने अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया था पार्टिकल, दिस इज योर अर्थ, this is the radius and the particle is lying over here and you are projecting it with some velocity VE where the mass of this object is small m and the mass of earth is capital M, ठीक है ना, ये सिचुएशन थी। तो क्या होगा, हाफ m VE स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन r, m से m गया, और VE इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन r। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब हमने देखो यहां पे क्या किया था, अगर मैं इस अंडर रूट के अंदर r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो VE इज इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर, यानी कि √2gr। और अगर आप यहां पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की और रेडियस ऑफ अर्थ की, तो यहीं से हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करी थी, हाँ या ना, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अपन सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि अगर दो प्लैनेट हैं तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी दो प्लैनेट की प्रेजेंस में, ठीक है। अभी अपन ने ये जो कैलकुलेट करी थी, यहां पे अपन ने ये माना था कि हमारे प्लैनेट के पास में कोई और प्लैनेट नहीं है और हमने जो प्रोजेक्शन किया था वो हमारे अर्थ सरफेस से किया था, ठीक है।
तो ये सब कंडीशंस हमने यहाँ पे मानी थी, है ना। तो और जो मेन बात है इसमें वो क्या है कि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड ऑल्सो एस्केप वेलोसिटी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैनेट प्लस द हाइट फ्रॉम वेयर वी आर प्रोजेक्टिंग इट, यानी कि इनिशियल पोजीशन। जैसे कि ये वैल्यू कब है, जब हम सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कहीं और से प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए अर्थ सरफेस से थोड़े से ऊपर से प्रोजेक्ट करें, देन देयर विल बी सम डिफरेंस ऑन दिस, है ना। ये बहुत ज्यादा है, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आएगी वैल्यू, है ना। किलोमीटर पर आवर में अगर अपन इसे कन्वर्ट करें, सो इट्स अ वेरी हाई वैल्यू। चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन तो। Suppose this is planet 1 which is having a mass of m1 and this is planet 2 which is having a mass of m2, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है d1, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है सपोज d2, ठीक है ना। और यहां पे हमारा एक मास है m, जिसे हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं ve से, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इज ve। तो अब देखो यहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो हमें मेन कंसेप्ट याद रखना है एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करते टाइम, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो हमने लिखी है ये इक्वेशन, दिस इज बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएं, देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी हमारे m मास की बॉडी की, हाफ m ve स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो देखो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पे इधर देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी थी कुछ h हाइट पे, जब हमारा मास कहां पे, कुछ h हाइट पे। सपोज अगर इस पूरे सिस्टम को मैं रोटेट करके यूं कर दूं, तो अगर कोई पार्टिकल अर्थ से राइट हैंड साइड में दूरी पे है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे कि अर्थ सरफेस पे कुछ हाइट पे है या कुछ डिस्टेंस पे है। इसको भी आप ऐसे कह सकते हो कि या तो कुछ हाइट पे है या ये कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो जस्ट ट्राई टू रोटेट दिस लाइक दिस एंड कंसिडर दिस सिचुएशन कि ये पार्टिकल यहां पे होने की जगह यहां पे कहीं पे है। तो एक छोटा m, एक m1, क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी m1 इंटू m अपॉन द डिस्टेंस विच इज d1। फिर इन दोनों की देखो ये कितनी होगी, माइनस जी m2 इंटू m अपॉन d2। ये तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। Now try to solve this particular thing. So half mve square is equals to g m1 m upon d1 plus g m2 m upon d2। अब आप देखो यहां पे m m और ये m कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, ve is equals to अंडर रूट ऑफ 2 यहां चला जाएगा और g हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास m1 अपॉन d1 प्लस m2 अपॉन d2, हाँ या ना बेटा, विजिबल है पीछे तक ये। तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी व्हेन यू हैव टू प्रोजेक्ट इट फ्रॉम द मिड ऑफ समवेयर बिटवीन टू प्लैनेट्स, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। सपोज ये एक ट्रायंगल टाइप एक सिचुएशन है ना, और यहाँ पे एक m मास का प्लैनेट है, ठीक है। यहाँ पे भी एक m मास का प्लैनेट है और यहाँ पे भी एक m मास का प्लैनेट है, और यहाँ पे कहीं पे बिल्कुल सेंटर पे हमारा क्या है, एक और m
इसको अपन m नॉट कह देते हैं सपोज, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यहां पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, और हमें यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो बताई गई है स्मॉल r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे भी हाफ, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसके ऊपर कितना आएगा, हाफ m नॉट इंटू वी स्क्वायर। अब इस मास की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की और इन दोनों की कितनी होगी, क्या मैं तीनों को ऐड करके लिख दूं, -3 g m इंटू एम नॉट अपॉन, अब देखो इनको जो डिस्टेंस चाहिए वो ये चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी r, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी r। ये मेरे को कैसे पता चला, देखो यहां पे क्या है, मुझे एक्चुअली सिचुएशन ये गिवन है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये भी क्या है, a है, ये भी क्या है, a है, और ये भी क्या है, a है, और ये भी क्या है, a है, ठीक है। तो बाय ज्योमेट्री जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल, यानी कि सारे एंगल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि सारी साइड कैसी हैं, बराबर। आई थिंक एवरीबॉडी नोज ज्योमेट्री ओवर हियर। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा, अपॉन a आ जाएगा, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, सो हाफ m नॉट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3g m नॉट अपॉन a। तो m नॉट से तो m नॉट गया, 3 to 6, यानी कि VE इज इक्वल टू 6 mg अपॉन a का अंडर रूट, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे अब अगर आपको ये ऑप्शन दिया हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन ये नहीं दे रखा है तो एक और ऑप्शन देखो यहां पे क्या हो सकता है। अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करूं तो क्या ये इस लाइन को दो भागों में तोड़ेगा, यानी कि इतना a/2 और इतना भी a/2, है ना। अगर मैं इस थीटा का प्रोजेक्शन लूं, सपोज इसको x मान लूं और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को y मान लूं, तो ये क्या होगा, क्या y इज इक्वल्स टू, और क्योंकि हाइपोटेनियस इज r, सो y इज इक्वल टू r cos थीटा, बेसिकली मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूं यहां पे, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। x से हमें कोई लेना देना ही नहीं है इस वाली हाइट से, हमें तो इससे मतलब है। तो y की दूरी कितनी है, a/2, तो a/2 बराबर r cos थीटा। अच्छा अब देखो क्या ये एंगल टोटल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। अगर ये 60 डिग्री होगा तो थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, यानी कि a/2 इज इक्वल्स टू r cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, है ना। कंफ्यूज मत हो ना, sin 30 होता है 1/2। a/2 इज इक्वल्स टू √3r/2, 2 से 2 गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ, एक मिनट, यहां पे अपन ने क्या किया, दोबारा से देखते हैं, एक मिनट से। हाँ ये एक्चुअली ये a गलत लिखा है ना, यहाँ पे r आएगा। r देखो ये जो अपन ने निकाला ये m नॉट और इसके बीच में, ये इसके बीच में और ये इसके बीच में, तो ये r है, ये r है और ये r है, तो यहाँ पे r आएगा, ठीक है ना। दिस इज r एंड यू विल रिप्लेस दिस r बाय a/√3, तो ये कितना होगा, 6mg अपॉन r की वैल्यू कितनी है a और √3 आ जाएगा ऊपर, तो 6√3mg/a, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ये यहाँ पे मेमोरी में तो r ही चल रहा है और यहाँ पे अपन ने a लिख दिया था, और ये भी गलत है ना। ये यहाँ पे भी कितना आएगा, r आएगा। मेक द करेक्शंस। तो ये काफी थे इतने क्वेश्चंस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं सैटेलाइट मोशन के ऊपर। तो पहले इतनी बातें नोट करें, फिर अपन सैटेलाइट मोशन देखेंगे। ओके, तो हेडिंग डालिए सैटेलाइट मोशन। ये इस न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, ये r डिस्टेंस ही लेनी है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हुए, है ना।
सैटेलाइट मोशन के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इस बात को, ये एक सन है ना, अपना सन, सूरज। सन के अराउंड क्या घूमते हैं, क्या घूमते हैं बेटा सन के अराउंड? प्लैनेट्स। तो सन के अराउंड हमने प्लैनेट्स, सपोज दिस इज योर प्लैनेट पी, ठीक है, प्लैनेट पी। अच्छा, तो प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। तो जो प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं वो क्या होते हैं? सैटेलाइट। समझ में आई बात? जो सन के अराउंड घूमते हैं वो तो क्या हो गए? प्लैनेट। और जो प्लैनेट के अराउंड गोल गोल घूमते हैं वो क्या होती है? सैटेलाइट होती है। तो एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जाम्पल जो है सैटेलाइट का वो क्या है आपका? मून। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हमारी अर्थ की जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट फिर हमने बहुत सारी बना दी, और उन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से आज हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, और मनमान चीजें हैं ना, बहुत जियो सेंसिंग है, जियो इमेजिंग है, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये सैटेलाइट क्या है? इसका एक अपना ऑर्बिट होता है, ये अपने ऑर्बिट में गोल गोल यहां पे घूमती रहती है। ठीक है, तो अब अपन इस पर्टिकुलर सैटेलाइट मोशन में क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं ये देखिए। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना, कि इस किसी सैटेलाइट को कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लाने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, हम उसका फॉर्मूला यहां पे देखेंगे। देन हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देन टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और आज आप लोगों के सामने एक नई टाइप की एनर्जी है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है ना, तो हम इन सब चीजों के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो हेडिंग डालें ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो, दिस इज योर अर्थ, है ना, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ इज सपोज कैपिटल M। अब अर्थ क्या है? प्लैनेट है। प्लैनेट से, प्लैनेट के अराउंड कौन रिवॉल्व करती है? सैटेलाइट। तो देखो प्लैनेट से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पे यहां पे कहीं पे सैटेलाइट है। ठीक है ना, और ये जो सैटेलाइट है, ये जो आपकी सैटेलाइट है, ये इस तरह से आपके प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, इस सैटेलाइट पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ या ना, ये दो तरह के फोर्स यहां पे काम कर रहे होंगे इस सैटेलाइट पे, जो कि अर्थ सरफेस के बाहर है। ठीक है, और आप चाहो, ये वैसे तो अपन ने अर्थ के सेंटर से और सैटेलाइट तक हमने जो डिस्टेंस मानी हो r मानी है, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि अर्थ सरफेस से कुछ h हाइट की दूरी पे है, और यहां से लेकर के यहां तक की हाइट आपको पता ही है कितनी है, r यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, तो इसके अलावा कोई और फोर्स यहां पे काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो देखो यहां पे क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r। r इज दिस डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर, इज इक्वल्स टू fa। fa इज द अट्रैक्टिव फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या होता है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
तो जी मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम और सैटेलाइट का मास हम मान लेते हैं लेट्स से एम नॉट, ठीक है। सो एम नॉट अपॉन कितना होगा ये, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो कि है कितना r प्लस एच, है ना। तो अपन इसको भी यहां पे क्या मान लेते हैं आर स्क्वायर, ठीक है ना। स्मॉल r की वैल्यू ले रखी है अपन ने। तो देखो क्या होगा यहां पे, अच्छा और ये कैपिटल एम नहीं होगा जो ये है, दिस इज स्मॉल एम, मतलब कि एम नॉट, क्योंकि ये जो एम नॉट मास की सैटेलाइट है इसी पे ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो एम नॉट वी स्क्वायर बाय आर, समझ में आया इतनी बात। अब यहां पे एम नॉट से गया एम नॉट और एक आर से गया एक आर, ठीक है। तो और ये क्या है, दिस इज वी नॉट विच इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये कितनी आ जाएगी जी एम अपॉन आर का अंडर रूट, दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी अगर अपन ध्यान से देखें तो ये दो बातों पर डिपेंड कर रही है। पहली बात क्या कि इसको प्लैनेट के मास से मतलब है, इसको ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं है, यानी कि सैटेलाइट का खुद का मास मैटर नहीं करता है। देखो यहां पे सैटेलाइट का खुद का मास मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, प्लैनेट का मास। और ये देखो आर है ना, वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर। ये क्या बता रहा है कि ये कितनी डिस्टेंस पे है। देखो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, यानी कि अर्थ से अगर इसकी दूरी ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, और जितना अर्थ के पास होगी उतना ज्यादा होगी, ठीक है ना। हम इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम। अब देखो स्मॉल आर है क्या, क्या स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच, यानी कि आर प्लस एच ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि h इज इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल अर्थ सरफेस से टच कर रही है, h 0 हो गया तो ये बिल्कुल यहां आ गई सरफेस पे। अगर ऐसा होता है, अगर देखो यहां पे इफ h इज इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर। क्या इतनी बात समझ में आई। और आप देखो जी एम अपॉन आर को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं इसी अंडर रूट के अंदर, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर, ठीक है। क्या हो गया अंडर रूट ऑफ जी आर। जी की वैल्यू आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, तो अगर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड, और कैलकुलेशन करते टाइम हम इसे 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बेटा विजिबल है तुमको लास्ट बेंच तक ये, तो ये वैल्यू हम यहां पे ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है अपने को कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। क्लियर है इतना। अब देखो इसमें एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ी अंडर रूट ऑफ 2gr, हाँ या ना, और अभी अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली अंडर रूट ऑफ gr। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाय रूट 2, हाँ ना, लिख सकते हैं हम ऐसा, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपको एस्केप वेलोसिटी दी हुई हो और आपसे पूछा हो कि भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, उसको बस डिवाइडेड बाय रूट 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दी हुई हो तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट ये वाली चीज अप्लाई करना। अब आपने, अगर आपको ये फंडा नहीं समझ में आया हो, आपको रिकॉल नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। और अगर ये करेंगे, इसका फॉर्मूला याद आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, तब भी कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज पता होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी एक बात गिवन है तो हम उसको तुरंत यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। समझ में आई है। अब अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी वो, वहां पे चलते हैं।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट m नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? अब यहां पे देखो हाफ m नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। r is the distance from the center of earth to the point where the satellite is, ठीक है ना। तो अपन इसे स्मॉल r ही लिखते हैं ना, स्मॉल r, ठीक है। अब अगर इसे आप देखें तो इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि 1/2 m नॉट और ये कितना आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन r, यानी कि g कैपिटल M नॉट अपॉन 2r, ठीक है। और अगर मैं यहां पे r इज इक्वल्स टू r प्लस एच, अगर मैं यहां पे ये पुट कर दूं जो कि r स्मॉल r की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा ये g m नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ r प्लस एच। और अगर हम ये पूछना चाहें, कोई हमसे पूछे कि अर्थ सरफेस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी होगी, देखो ये अर्थ है और अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे कोई हमसे पूछे, तो यानी कि अभी तक तो देखो हमने हमारी सैटेलाइट को कहां रखा, इसी डायग्राम को फॉलो करो। देखो अगर सैटेलाइट अभी अर्थ सरफेस से h हाइट की दूरी पे है, अगर अर्थ सरफेस पे होगी यानी कि h बराबर 0 होना पड़ेगा। तो अगर यहां पे मैं h को 0 कर दूं तो अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी आ जाएगी m नॉट अपॉन 2r। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन ने एक ही चीज में दोनों बातें कैलकुलेट कर ली हैं। पहले इन जनरल हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मोशन विच इज 2gm नॉट अपॉन 2r। r इज शोइंग दैट सैटेलाइट इज समवट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालेंगे तो स्मॉल r की जगह या तो डायरेक्टली कैपिटल R लिख दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया इतना? ओके आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ वी हैव टू सी पोटेंशियल एनर्जी। ये लिख लिया ना आप लोगों ने, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, है ना। सो U इज इक्वल्स टू -G(m1m2) अपॉन R, ठीक है, यही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा सब यहीं पे है, ओके चलो। U इज इक्वल टू -G। अब m1 हम ले लेते हैं सपोज मास ऑफ द अर्थ, m2 ले लेते हैं सपोज मास ऑफ द सैटेलाइट। सो कैपिटल M इंटू स्मॉल m नॉट, है ना, अपॉन R। ये क्या हो गई आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर अगेन वही वाली बात, U बराबर -G(m) नॉट अपॉन R प्लस एच भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल्स टू R प्लस एच। अब देखो अगर कोई आपसे पूछे सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट की, तो आप यहां से h को 0 कर दोगे, सो -Gm नॉट अपॉन R, ठीक है। बेसिक सी बातें हो गई यहां पे। अच्छा लिख लेते हैं, चलो। सो U इज इक्वल टू -Gm नॉट अपॉन R, ठीक है। अब देखो यहां पे टोटल एनर्जी भी निकालते हैं अपन, है ना, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली आपने, काइनेटिक एनर्जी निकाली Gm नॉट अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी आई हमारी नेगेटिव में Gm नॉट अपॉन R। तो यहां से अपने को कितना आंसर मिलेगा, देखो यहां पे अपन कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं यार, यहां पे अपन ने क्या किया, देखो दोबारा से चेक करते हैं। हाफ m नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट इज आर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, r स्मॉल r इज r प्लस एच, r इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो Gm नॉट अपॉन 2r आएगा, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm1m2 अपॉन r, तो -Gm इंटू m नॉट अपॉन स्मॉल r को r प्लस एच, अगर h 0 होगा तो ये होगा, ठीक है ना।
हाँ तो ठीक है, इसको देखते हैं फिर आगे। अब तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी अपनी यहाँ पे, टोटल एनर्जी अगर अपन देखें तो इसमें से इसे माइनस होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2R है तो कितना होगा, जी एम इंटू एम नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ जी एम इंटू एम नॉट, और अगर इसमें से अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का जी एम इंटू एम नॉट अपॉन 2R। ठीक है, नाउ दिस इज योर टोटल एनर्जी। अब अगर आप ध्यान से देखो इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखना इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को, क्या ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। देखो मैंने यहां पे कैपिटल आर वाली बात ली, यानी कि मैंने सरफेस पे ले लिया, आप चाहो तो स्मॉल आर लिख करके फिर आर प्लस एच लिख के फिर एच बराबर 0 करके भी बात समझ सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। सो द काइनेटिक एनर्जी ओवर हेयर इज जी एम एम नॉट अपॉन 2R, और टोटल एनर्जी भी कितनी आ गई, जी एम एम नॉट अपॉन 2R बट विद अ नेगेटिव साइन। तो हम यहां पे एक बात यहां पे लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। ये नेगेटिव में होती है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, जो आप लोग पहली बार पढ़ेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी अपन यहां पे देख लेते हैं, ये नोट कर लिया था ना आप लोगों ने इतना तो, ठीक है। ये तो एक रिलेशन था एस्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, इसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to knock out the satellite from the given orbit, है ना, is binding energy। यानी कि अगर एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में बढ़िया घूम रही है ना, हमें उसका ऑर्बिट चेंज करना है, हमें उसको एक इस जगह से रिमूव करके किसी और ऑर्बिट में अगर हमें उसे लेकर के आना है तो हमें उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उसका ऑर्बिट चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द सैटेलाइट फ्रॉम द गिवन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट से उसको बाहर निकालने के लिए, दूसरे ऑर्बिट में लाने के लिए हमें उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये सिंपली क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू द मॉड्यूलस ऑफ द टोटल एनर्जी। ठीक है, ये होता है। तो इस बात को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे यार एक देखना, ये माइनस साइन और आएगा यहाँ पे, है ना। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, है ना। यानी कि अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी कितनी निकाली थी हमने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2R, है ना, विद द नेगेटिव साइन। यही तो निकाली थी टोटल एनर्जी अपन ने यहाँ पे। तो अगर अंदर साइन और मॉडल्स लगा हुआ है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना, और ये बाहर नेगेटिव है इसमें। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो ओवरऑल जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो देख सकते हैं हम कि बाइंडिंग एनर्जी जो है, या अगर अपन देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस ही आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना प्लस में ही आएगा, बट फिर भी फॉर्मूले में माइनस अपने को यहाँ पे लगाना है। तो अगर अपन देखें कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है। ठीक है ना, जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारी जी m1 m2 अपॉन 2R, यही होती है बाइंडिंग एनर्जी में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो हम वो भी देख लेते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे आगे बढ़ने से पहले द थिंग विच यू नीड टू नो इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी विच इज अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। इस बात को मत भूलना, ठीक है ना, ये वाली चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, तो सब आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन ये अगर आप भूल गए तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द मेन थिंग, है ना, इसको याद रखना है अपने को, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r।
ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, कोई बता सकता है मुझे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं? एनीवन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कि जो लोग सरफेस पे हैं उनके रेस्पेक्ट में, या जो लोग इक्वेटर पे हैं उनके रेस्पेक्ट में, हमें ऐसा लगता है वो रेस्ट पे ही हैं, क्योंकि वो हमारे साथ साथ ही मूव करती हैं। अर्थ का रोटेशन जैसे ऐसे होता है वो भी उसी रफ्तार से वो भी चलती हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं हम सबसे पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो हमें कुछ सैटेलाइट ऐसी चाहिए होती हैं कि जो केवल हम ही को फेस करते रहे हमेशा, है ना, हमारी कंट्री को ही फेस करते रहे हमेशा, कुछ और काम नहीं करे, बस वो हमें ही सर्विसेज अपनी देती रहे, है ना, और मल्टीपल यूजेस उनके भी होते हैं। तो अपन लिख लेते हैं अ सैटेलाइट which is stationary with respect to the observer at the surface or at equator। अब अगर अर्थ पे बात हो रही है तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ और एट द इक्वेटर ऑफ अर्थ, है ना। अपन ने इन जनरल बात लिखी है यहाँ पे। तो उन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हम बोलते हैं। अब देखो सवाल ये आता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च तो कर दें, है ना, लेकिन कितनी हाइट पे उनको लॉन्च किया जाए कि वो हमेशा हमारी अर्थ के रोटेशन के हिसाब से चलें, यानी कि जब भी हम देखें तो हमें हमेशा वो सामने दिखें। तो हमें वो हाइट पता करनी है जहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सके। सो बेसिकली आवर एम इज टू कैलकुलेट द हाइट, है ना। तो हम सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड को हम कैसे डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना, कुछ ओमेगा से रोटेशन होगा। अच्छा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हम जानते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? v बाय आर, यानी कि 2 पाई अपॉन v इंटू आर। कैसे लिख सकते हैं अपन, है ना। अच्छा अब देखो यहां पे कुछ भी नहीं करना, ये जो वेलोसिटी है दिस इज बेसिकली योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आप कौन से ऑर्बिट में भेजो, है ना, कितनी हाइट के ऑर्बिट में आप उसको लॉन्च करें कि जब जब अर्थ का रोटेशन हो तब तब आपको सैटेलाइट अपने सामने ही दिखे, वो कहीं इधर उधर नहीं जाए, आपके साथ साथ ही उस सैटेलाइट का रोटेशन हो, है ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं, देखो t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय वी नॉट, है ना, और ये जो v नॉट है दिस इज नथिंग बट द ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है gm अपॉन r, हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हम अगर जनरल लिखें तो जनरल की बात भी कर सकते हैं हम यहां पे, है ना। जनरल अगर हमको बात करनी हो तो जैसे हमने लिखा है v नॉट इज gm अपॉन r एट सम हाइट स्मॉल r, है ना। अगर हम इसी डायग्राम को कंसीडर करें तो अपन, है ना, यहां पे स्मॉल r ले लेते हैं, दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल r, एट सम हाइट हम ले रहे हैं, वरना कैपिटल R से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो रेडियस ऑफ अर्थ में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग, स्मॉल r। अब देखो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब ये अंडर रूट का r जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे r की पावर 3/2 और यहां पे क्या बचा रह गया, अंडर रूट ऑफ gm, हाँ या ना, समझ में आए इतनी बात बेटा, क्लियर है सब चीजें भैया। अंडर रूट आर यहां आ जाएगा, सो आर की पावर 1 प्लस आर की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, तो वही चीज तो यहां लिखी है। अब देखो यहां पे हमको क्या थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आर की पावर 3/2 अपॉन, अब देखो यहां पे जीएम लिखा है ना, तो अब जीएम को मैं मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से कर दूं और डिवाइड आर स्क्वायर से कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जीएम अपॉन आर स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई आर की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब
ये जो r है, स्मॉल r है, स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज नथिंग बट h प्लस r या r प्लस h, ठीक है ना। तो यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो t इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ g r स्क्वायर, ठीक है। ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहां से आपको हाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहां पे t बराबर, देखो अगर इस फॉर्मूले में मैं t की वैल्यू पुट कर दूं, और t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अपन? t की वैल्यू पुट करेंगे 24 इंटू 60 इंटू 60, यानी कि टाइम पीरियड अगर मैं ये पुट कर दूं यहां पे, ठीक है। तो आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन आपको h की वैल्यू मिलेगी 6r। कितनी मिलेगी h की वैल्यू? 6r। यू कैन डू द कैलकुलेशन बाय योर ओन, है ना। तो टाइम पीरियड को अगर आप इतना पुट करेंगे तो आपको h की वैल्यू जो मिलेगी वो 6r मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन ये h की वैल्यू कहां से है? ये h की वैल्यू कहां से है? ये तब है जब आप उसको सरफेस से छोड़ रहे हो, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के सेंटर से अगर हम देखें कि कितनी हाइट होगी सैटेलाइट को लॉन्च करने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें अर्थ का रेडियस और जोड़ना पड़ेगा, और अर्थ का रेडियस होता है r। तो यानी कि तब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 7r। इतनी सी बात अपने को यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नोट करें, फिर अपन एक बार आज का लेक्चर रिकॉल करते हैं दोबारा से। ओके, तो समझ में आया भाई? किसी को किसी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझ में नहीं आई तो बताओ मेरे को यहाँ पे। एनीबडी? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर टोटल एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी जो हमें एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से नॉकआउट करने के लिए, उसको किसी दूसरे ऑर्बिट में डालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। फॉर्मूला ये होता ही है। अब देखो यहां पे आप है ना मॉड्यूलस लगाने की जगह अगर जैसे सपोज टोटल एनर्जी होती है आपकी नेगेटिव ऑफ, हाँ है ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे? प्लस, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? GMM अपॉन 2R। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का भी यही मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए मैंने यहां पे इसे ये लिखा था, ठीक है ना। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज ऑर्बिटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? GMM अपॉन 2R। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी? GMM अपॉन R विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यही निकाली थी ना अपन ने, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी अपन ने? काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही थी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, राइट, ठीक है। देन हमने क्या किया था? हमने यहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि अर्थ के रोटेशन के साथ साथ जो भी अर्थ पे सरफेस पे जो ऑब्जर्वर्स हैं या जो इक्वेटर पे ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ साथ जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी रैंडम हाइट पे सैटेलाइट को लॉन्च कर दें और वो हमारे साथ साथ रिवॉल्व हो। देयर शुड बी ए स्पेसिफिक हाइट ऑल्सो। तो हमें उस हाइट पे ही लॉन्च करनी है उसे, है ना। तो वो हाइट कितनी होनी चाहिए वो हमें जानना था। तो हमने क्या किया? हम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन देखा, वो ये होता है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखी, वो हमारे पास ये आई। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया? अगर हम टाइम पीरियड डालें हमारा, तो हाइट आ गई हमारी 6r, यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट को लॉन्च करें तो हाइट विल बी 6 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी दूर होगा सोचो आप, है ना। तो बहुत दूर है ये। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूरी होगी, तो अर्थ का रेडियस भी उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 6r प्लस r यानी कि 7r। तो ये कुछ अच्छे डेटा हैं जो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट टॉपिक अपना रह रहा है ना, केपलर्स लॉ प्लानिटरी मोशन का। तो अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।